आरपीसी का सेक्शन 499 जो डील करता है डिफामेशन मानहानि। चैप्टर नंबर 21 में बताया गया है एंड ये बहुत ही चर्चा का विषय बना रहा आजकल, क्योंकि राहुल गांधी के द्वारा कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया गया जिसकी वजह से उन्हें 2 साल की पनिशमेंट दी गई एंड संसद सदस्यता को भी समाप्त कर दिया गया। आखिर उन्होंने क्या ऐसा कहा या क्या ऐसा बोला कि जिसकी वजह से मानहानि के अंतर्गत उन्हें 2 साल की पनिशमेंट दी गई। यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड या फिर स्पोकन हो या फिर इंटेंडेड हो या फिर रीड के थ्रू हो या फिर साइन के थ्रू हो, ये रिपुटेशन को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। यहां पर लिखा गया है कि किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसा लांछन, इम्पुटेशन इस आशय से लगाया जाता है या प्रकाशित किया जाता है कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की ख्याति को, क्या चीज को? ख्याति को हार्म पहुंचाए। रिपुटेशन को क्या कर रहा है? हार्म कर रहा है। तो ये आपका हो जाता है मानहानि। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस मीन्स की एक्स को छोड़कर, ओके, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं अपवादित दशाओं को छोड़कर। यहां पर पीसीएस जे में भी क्वेश्चन निकल के आते हैं कि हमेशा अक्सर जे में क्वेश्चन पूछता है कि मानहानि के कितने अपवाद होते हैं, कितने एक्सेप्शन होते हैं, और यहीं पर हम लोग को समझना मुश्किल हो जाता है और अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर आप हमेशा जानिए और समझिए कि 10 एक्सेप्शन होते हैं। आजकल तो नेट जेआरएफ के भी क्वेश्चन में ए बी सी सही है, ए बी सही है, या फिर ये सही है करके बहुत सारे घुमा फिरा के क्वेश्चन मानहानि से दिए हुए रहते हैं, इस चैप्टर 21 से दिए हुए रहते हैं, इसीलिए हम लोग इसे ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एक केस है, इंपॉर्टेंट केस है, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ 2016 का केस इसमें बताया गया है कि हमें जो है क्या है कि फंडामेंटल राइट्स तो दे दिया गया है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, तो ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बात बोलकर निकल जाए कि जिसकी वजह से किसी व्यक्ति की रिपुटेशन को हानि पहुंचे। यहाँ पर राहुल गांधी ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने एक समाज को उन्होंने एक ऐसी बातें कह दी थी जिसकी वजह से मैं इसको नहीं बताना चाहूंगी, नहीं तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो सकता है मामला गड़बड़, इसीलिए आप समझ लीजिएगा क्या कहा गया था। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, लेकिन उसको एक तरीके से कहा जाए कि रिस्ट्रिक्टेड भी किया गया है कि मीन्स आप जो है ऐसी बातें नहीं कहेंगे, ऐसा लांछन नहीं लगाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं कहेंगे जिसकी वजह से किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को हानि पहुंचे। तो यहाँ पर क्या कि मीन्स यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन करने का काम किया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इस केस के अंतर्गत। अब यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन होता है। मैंने बहुत ही डीपली गई हूँ, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। 2 टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, लाइबल जो कि राइटिंग के थ्रू होती है, मीन्स कि कुछ भी लिख कर या फिर कार्टून के थ्रू या फिर कुछ पब्लिश करके, इस तरीके के जो डिफॉर्मेशन होते हैं वो लाइबल कहलाते हैं। एज स्लेंडर हो जाता है ओरली, मीन्स कि बोल कर, कह कर। तो जैसे कि राहुल गांधी ने क्या स्टेटमेंट दिया था, ये तो ओरली था, मीन्स की सिलेंडर डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, आप इसे अदरवाइज नहीं लीजिएगा कि मैम तो राहुल गांधी के पीछे ही पड़ गई हैं। एक्चुअली मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि बच्चे लोगों को आजकल क्या है कि कुछ इंटरेस्टिंग दो तो ज्यादा समझ में आता है। तो अब यहाँ पर जो है 4 क्या दिए हुए हैं? एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं। एक्सेप्शंस पढ़ने से पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। 4 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, स्पष्टीकरण दिया हुआ है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं क्योंकि ये भी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि किसी मृत व्यक्ति के इम्पुटेशन, आप किसी भी मृत व्यक्ति के रेपुटेशन को आप लांछन लगाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं कि वह व्यक्ति अगर जीवित रहता तो ऑफकोर्स उसकी जो रेपुटेशन है उसको हार्म पहुंचता, तो ये एक मानहानि की कोटि में आएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है जीवित व्यक्ति की ही
जीवित व्यक्ति की रेपुटेशन को ठेस पहुंचा रहे हैं, मृत व्यक्ति के भी रेपुटेशन को ठेस पहुंचा सकते हैं। और मृत व्यक्ति अगर जीवित रहता तो ऑफकोर्स उसको उसकी रेपुटेशन को हार्म होती। तो यहाँ पर जो आपका स्पष्टीकरण दिया हुआ है फर्स्ट, उसके अंतर्गत ये चीज कहा गया है कि ये मानहानि की कोटि में आएगा। एंड सेकंड जो आपका एक्सप्लेनेशन है, उसके अंतर्गत किसी भी कंपनी या एसोसिएशन के ऊपर भी अगर आप कोई भी टिप्पणी करते हैं, लांछन लगाते हैं, तो वो भी मानहानि की कोटि में आएगी। एंड थर्ड एक्सप्लेनेशन है आपका व्यंग्योक्ति। व्यंग्योक्ति मीन्स आप टॉट में पढ़े होंगे इन्वेंडो। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे ही बोल दिए, फॉर एग्जांपल मैं अपने आप को लेके बोली, मैम आप तो कोई भी चीज पढ़ाती है तो सब गलत सलत पढ़ाती है, लेकिन आप जो पढ़ाती है बहुत ही सही रहता है, बहुत जल्दी समझ में आता है। एक तरीके से आपने क्या किया, मेरे ऊपर एक अच्छाई भी बात कह दी कि मैम आप जो पढ़ाती है वो बहुत अच्छा रहता है, एक तरीके से कह दिए कि आप जो पढ़ाती है वो गलत रहता है। तो आपने एक तरीके से मेरे ऊपर आपने लांछन भी लगाए और मेरे ऊपर एक तरीके से व्यंग भी करने की कोशिश की, तो ये एक मानहानि की कोटि में आएगा। एंड फोर्थ एक्सप्लेनेशन है कि कोई भी इम्पुटेशन किसी व्यक्ति की ख्याति मीन्स की रेपुटेशन को अपहानि करने वाला नहीं कहा जा सकता है, जब तक कि जो इम्पुटेशन है दूसरों के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति के सदाचारिक या बौद्धिक स्वरूप को हेय न करे। ओके, यहाँ पर बताया गया है। एंड ये भी चीज कही गई है कि उसके जो आजीविका है या फिर कैरेक्टर है उसको हार्म न करे, तो ये सब मानहानि की कोटि में नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि हर चीज आप जो है मानहानि की कोटि के अंतर्गत ही ला सकते हैं, डिफॉर्मेशन के अंतर्गत ही ला सकते हैं। तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। एंड जो 10 एक्सेप्शंस है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आजकल बहुत सारे TCS जे हो गए या फिर आपका नीट JRF का एग्जाम हो गया, उससे क्वेश्चन जो है बहुत निकल के आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एक्सेप्शंस जो है, इम्पोर्टेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर टू बी मेड और पब्लिश। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी सत्य बात का अगर लांछन जिसका लगाया जाना या प्रकाशित किया जाना लोक कल्याण के लिए हो, क्या हो, लोक कल्याण के लिए, यहाँ मैं अंडरलाइन कर देना चाहूंगी कि पब्लिक गुड के लिए हो, तो ये आपका डिफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, ये एक्सेप्शंस के अंतर्गत आ जाता है। एंड सेकंड एक्सेप्शंस है आपकी पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट मीन्स की पब्लिक सर्वेंट जो कि आपके लोक सेवक होते हैं, लोक सेवक के जो पब्लिक जो आपके काम होते हैं उसके अंतर्गत उसके विषय में या फिर उसके कंडक्ट के बारे में, जो उसके कंडक्ट के सब्जेक्ट है या फिर उसके कैरेक्टर के बारे में अगर आपने जो है कुछ भी राय देते हो और वो राय जो है गुड फेथ में रहता है, तो ये भी आपका डिफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आएगा, ये आपका एक्सेप्शन हो जाता है सेकंड। एंड थर्ड एक्सेप्शन है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन मीन्स की पब्लिक क्वेश्चन के अंतर्गत आपने क्या किया कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जो हो कोई भी सभा में जाते हो या समिति में जाते हैं और क्या करते हैं कि कुछ पब्लिक क्वेश्चन उठाते हैं या फिर पब्लिक क्वेश्चन रखते हैं, तो ये भी आपकी जो इस तरीके की जो भी लोक प्रश्न के संबंध में किसी व्यक्ति का आचरण जो है किसी के कैरेक्टर के विषय में हुआ या फिर आचरण के विषय में हुआ किसी व्यक्ति के, तो ये सब जो है डिफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस हो जाते हैं, ये डिफॉर्मेशन के अंतर्गत नहीं आएंगे। एंड फोर्थ हो जाता है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट मीन्स की कोर्ट की प्रोसीडिंग करना, यहाँ पर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसकी पब्लिकेशन करना जो है वो डिफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, मीन्स की एक्सेप्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई जस्टिस ऑफ द पीस एंड अदर ऑफिसर जो किसी कोर्ट के विचारण से पूर्व की प्रारंभिक जांच जो है खुले न्यायालय में कर रहा हो, तो ये सब भी जो है कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो कोर्ट के अंतर्गत आते हैं तो आप जो है इस तरीके का प्रोसीडिंग कर रहे हो, तो ये डिफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस हो जाता है। एंड फिफ्थ एक्सेप्शंस है मेरिट ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस एंड अदर कंसर्न। यहाँ पर बताया गया है कि इसको हम लोग समझते हैं कि जैसे कि न्यायालय में विनिश्चित मामलों के गुणावगुण एवं साक्षियों तथा संपृक्त अन्य व्यक्तियों का आचरण, यहाँ देखने की जरूरत है कि जैसे कि यहाँ पर मैं इसको समझाती हूँ इसे एग्जाम्पल के थ्रू।
एग्जाम्पल हो जाता है कि ए जो है बी के बारे में कहता है कि ए जो कहता है कि मैं समझता हूं कि उस विचारण में बी का साक्ष्य ऐसा परस्पर विरोधी है कि वह अवश्य ही मूर्ख या बेईमान होगा। क्या होगा? मूर्ख या बेईमान होगा। मीन्स ए जो है, जो बी साक्ष्य रहता है उसके बारे में कह देता है कि ये अवश्य ही मूर्ख या बेईमान हो गया। तो इस व्यक्ति का जो ये इस तरीके का साक्ष्य देगा तो ये अगर सॉरी, इसको मैं दोबारा समझाना चाहूंगी। ए जो है बी के बारे में कहता है कि ये इसका साक्ष्य जो है मूर्खतापूर्ण एवं बेईमान होगा। ओके, तो अगर ऐसा वो गुड फेथ में कहता है तो ये डिफॉर्मेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, मीन्स की एक्सेप्शंस हो जाते हैं। ओके, एंड 6 एक्सेप्शंस है आपका मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। मेरिट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस हो जाता है फॉर एग्जांपल जैसे कि लोक कृति के गुणावगुण। फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। ए ने बी के बारे में कहा, बी के बुक के बारे में कहा कि बी की पुस्तक जो है, बी बुक्स इज फुलिश, बी की पुस्तक जो है मूर्खतापूर्ण है क्योंकि वह एक दुर्बल एवं लंपट व्यक्ति है। तो ये उस अपवाद के अंतर्गत नहीं आता है क्योंकि उसने क्या किया कि उसने जो है बी के जो कैरेक्टर है उसके विषय में उसने कोई भी चीजें नहीं कही। उसने अपनी राय जो है उसकी पुस्तक के बारे में नहीं कही, बल्कि उसके बी के कैरेक्टर के बारे में कही। यहाँ पर आप ध्यान समझेंगे कि ए ने बी के बारे में कहा कि उसकी बुक जो है फुल्लिश है, मीन्स की मूर्खतापूर्ण है, और ई बी जो क्या है एक लंपट या फिर दुर्लभ व्यक्ति है, दुर्बल व्यक्ति है जो कि इस तरीके का बुक बेच रहा है, उसका बुक जो है नहीं लेने लायक है। इस तरीके से उसको एक तरीके से कहा जाए डिफॉर्मेशन करने की कोशिश करता है, उसको रेपुटेशन को हार्म करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो पब्लिक परफॉर्मेंस किया जा रहा है बी के थ्रू, तो बी के बुक को क्या कह दिया गया कि मूर्खतापूर्ण है। तो यहाँ पर ए जो है डिफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि उसने ऐसे बातें को रखा जो कि बी के कैरेक्टर को हार्म पहुंचा रहा है, और वो भी गुड फेथ नहीं है। क्या नहीं है? गुड फेथ में नहीं है। अब यहाँ पर 7 जो एक्सेप्शंस है, सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। मीन्स यहाँ पर 7th एक्सेप्शंस में दिया गया है किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर विधि पूर्ण प्राधिकार रखने वाला व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई परिनिंदा। मीन्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक विटनेस जो है जाता है कोई कोर्ट में अपने आप को गवाही देने के लिए, तो अगर न्यायाधीश जो है उसके बारे में गुड फेथ में कुछ भी कह देता है तो ये आपका डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये आपका 7th एक्सेप्शन के अंतर्गत आ जाता है। एंड 8th एक्सेप्शन क्या कहता है? Association preferred in good faith to authorized person। मीन्स यहाँ पर बोला गया है कि 8वां एक्सेप्शन क्या है? प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष सद्भाव पूर्वक अभियोग लगाना। जैसे एक मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के समक्ष ए एक मजिस्ट्रेट है, उसने क्या किया? बी पर सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में एक अभियोग लगाता है कि ए एक सेवक है जो कि यह के आचरण के संबंध में क्या कहता है कि मालिक से सद्भाव पूर्वक। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू, जो आपका 8 एक्सेप्शंस है। ए बी के आचरण के संबंध में न्यायाधीश के सामने कहता है गुड फेथ में, क्या कहता है कि बी जो है क्या है कि एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर गुड फेथ में कोई भी चीज कह रहा है तो ये आपका डिफॉर्मेशन के थ्रू अंतर्गत नहीं आएगा। ओके, ये आपका 8 एक्सेप्शंस हो जाता है। 9th एक्सेप्शंस क्या है? इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर इंटरेस्ट। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाना चाहूंगी। 9th एक्सेप्शंस के एग्जाम्पल है आपका, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल है कि एक मजिस्ट्रेट है,
ओके। या फिर एक दुकानदार है, एक दुकानदार है, वो अपने जो बी से कहता है, बी से क्या कहता है कि सी के दुकान से कोई भी सामान मत लेना। क्या मत लेना? सी के दुकान से कोई भी सामान मत लेना, क्योंकि सी जो है एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अच्छा सामान नहीं बेचता है। क्या नहीं बेचता है? अच्छा सामान नहीं बेचता है। तो ए क्या कर रहा है? बी के अच्छाई के लिए सी के बारे में व्याख्यान कर रहा है। तो ए जो है गुड फेथ में क्या कर रहा है? सी के बारे में लांछन लगा रहा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इंपोटेशन को हार्म करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर गुड फेथ में कही गई बातें जो है डिफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर 10th एक्सेप्शंस है आपका, काउशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड। यहाँ पर आपका 10th एक्सेप्शंस यही कहता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सावधानी जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे कि वह दी गई है या लोक कल्याण के लिए आसीत है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जो है गुड फेथ में कुछ भी बातें को कहता है सद्भाव पूर्वक उसी की भलाई के लिए, तो ऐसी व्यक्ति की भलाई के लिए जिसे वह व्यक्ति हितबद्ध हो या लोक कल्याण के लिए हो, तो ऐसा अगर आप कोई भी बातें को कहते हो तो ये आपका डिफॉर्मेशन के एक्सेप्शंस के अंतर्गत आता है। डिफॉर्मेशन को समझे आप, इसके अंतर्गत जो हमने एक एक एक्सेप्शंस को भी समझ लिया। अब एक्सेप्शंस के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन निकल के आते हैं आई थिंक आप लोग बना लेंगे। एंड डिफॉर्मेशन का दंड जो है 500 आईपीसी के सेक्शन 500 में दिया गया है, जो कि 2 ईयर पनिशमेंट एंड फाइन से आपका इसको बनाया गया है। एंड बोथ है 2 ईयर पनिशमेंट एंड फाइन एंड बोथ के अंतर्गत आपका यहाँ पर आईपीसी 500 के अंतर्गत पनिशमेंट ऑफ डिफॉर्मेशन के बारे में बताई गई है। एंड आई थिंक आपको डिफॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन निकल के आता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।